नमस्कार, शाम के 7:30 बज रहे हैं। प्रोग्राम फाइनल कट के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। जम्मू कश्मीर की खबरों से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की, जिन्होंने आज कहा कि आतंकी देश पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे देश की वैज्ञानिक ताकत को भी दुनिया के सामने दर्शाया है, जिससे पूरा विश्व हैरान रह गया है। पहलगाम में होने वाले आतंकी हमले का भारत ने सटीक जवाब दिया और मनोज सिन्हा के मुताबिक विज्ञान की मदद से पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान इसके बावजूद भी नहीं सुधरा और अपनी आदत के मुताबिक उसने भारत के अंदर कई शहरों में ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसका जवाब विज्ञान की मदद से और सटीक जवाब दिया गया। उधमपुर में आज इंडिया एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स द्वारा आज फिजिक्स भारत यात्रा में अपने संबोधन के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि 9 और 10 मई 2025 की रात को भारत का जवाबी हमला एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें हमारे देश के वैज्ञानिक ताकत ने आतंकी देश के अंदर तबाही मचाई और उसे घुटनों पर लाना मुनासिब समझा। या इसके बाद ये काम हुआ। आज हमारे खास तौर से स्वदेशी क्षमता भी दुश्मन को या उसके दांत खट्टे करने में सक्षम है। वहीं आज फिजिक्स भारत यात्रा का संचालन कर रहे पद्मश्री NC वर्मा ने कहा कि उधमपुर में इस यात्रा की शुरुआत की गई है और आने वाले महीनों में इस देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के कार्यक्रम होंगे, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहुंचे थे। और तीसरा संस्कार, मई महीने की 6 और 7 मई की रात को भारतवर्ष ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। आपने भी टीवी पर देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। बिना सीमा पार किए भारत की आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में मौजूद आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। पहलगाम के बदले का हमारा रिस्पांस फोकस था, मेजर्ड था, प्रिसाइज था और इससे भारत की ताकत इस बार पूरी दुनिया देखकर हैरान है। हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस के साथ इसके पीछे जो मूल ताकत थी वो साइंस की ही ताकत थी। लेकिन इस हमले के पश्चात भी पाकिस्तान सुधरा नहीं। उसने 7, 8, 9 मई को भारतीय शहरों, जिसमें जम्मू कश्मीर विशेष रूप से प्रभावित रहा, हमारे अनेक सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से, मिसाइल से हमला प्रारंभ किया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन हमलों को नाकाम कर दिया और दुनिया को पहली बार भारतवर्ष की क्षमता को देखने का अवसर मिला। पाकिस्तान के एक मिसाइल और ड्रोन को आसमान में ही ध्वस्त करते हुए हमारी सेना सामान्य जन के लिए, मैं समझता हूं कि किसी साइंस के फिक्शन से कम नहीं था। डॉक्टर गुलाटी बता रहे थे, इजराइल के आयरन डोम के बारे में पूरी दुनिया काफी जानती, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने स्वदेशी डोम का जो प्रदर्शन किया, जिस सुरक्षा कवच का प्रदर्शन भारत ने किया, आज पूरी दुनिया हैरान है। मैं इसके लिए अपने देश के सभी वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट और एयर डिफेंस से जुड़े सभी लोगों और भारतीय सेना के जवानों को हृदय से बधाई देता हूं। 9-10 मई की रात भारत का जवाबी हमला एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया, जब पहली बार किसी देश ने परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के हवाई ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया। मिनटों मई महीने की 6 और 7 मई की रात को भारतवर्ष ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। क्योंकि कोई भी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी की नहीं है, अलग से हमें पढ़नी पड़े तो वो बोझिल तो हो ही जाती है और उसमें विकास भी नहीं होता, कॉम्पिटेंस नहीं आता, उससे कोई नया काम नहीं कर सकते। और साइंस ऐसी चीज़ है जो कि आज की तारीख के अंदर में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे किसी भी तरह का प्लानिंग है, कल कारखाने हैं, मशीन्स बनाने हैं नए नए किस्म के, AI है, बहुत ज़रूरी हो गया है साइंस। और साइंस से हमारे भारत के बच्चे कटे हुए हैं। इसीलिए यह यात्रा निकाल के हम लोग
जिंदगी में भी कितना सारा साइंस है, उसको तो समझना ही है। अपनी ज़िंदगी जीना है तो उसको तो समझना ही है। ये प्रयास है, इसके लिए ये यात्रा यहाँ वहाँ घूमेगी। आज एलजी साहब ने, ऑनरेबल एलजी साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया है अभी। और एक जो मशाल है, जो कॉमन मशाल, जो कि पूरे यात्रा के अंदर में जहाँ जहाँ हमारी यात्रा पहुँचेगी वहाँ वहाँ ये मशाल जाएगी, वो पूरे इसकी एकता का संदेश देगी। उसका भी एलजी साहब ने, ऑनरेबल एलजी साहब ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जारी कोशिशों की एक कड़ी के तहत जम्मू में आज एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के साथ बैठक कर स्टार्टअप नीति की समीक्षा की। बैठक में डिप्टी सीएम को अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि अब तक प्रदेश भर में कितने स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं और आने वाले समय में कितने और स्टार्टअप शुरू किए जाएंगे। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने स्टार्टअप नीति को जमीनी सतह पर लागू करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि जम्मू कश्मीर में सिलसिलेवार ढंग से बेरोजगारी को मिटाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा जाए। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने डिप्टी सीएम को अपनी ओर से कुछ सुझाव भी दिए ताकि आने वाले समय में जब नीति बनाई जाए या लागू की जाए, इसमें विशेष रूप से कोई अड़चन न आए। सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी गोलाबारी में लोगों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने हर जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और अलग अलग जगहों पर नेताओं की तरफ से इसमें अब वादे भी शुरू हो गए हैं। सीमावर्ती इलाकों में नए बंकरों के निर्माण को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है और साथ ही साथ गोलाबारी में जान गंवाने वाले लोगों को उनके घर से एक एक परिजन को सरकारी नौकरी देने के लिए भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की तरफ से आज जानकारी देते हुए बताया गया कि गृह मंत्रालय की तरफ से प्रभावितों को 6-6 लाख रुपए मुहैया करवाई जा चुके हैं और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी 10-10 लाख रुपए देने की तैयारी की जा रही है। एलओपी सुनील शर्मा ने यह भी बताया कि मकानों और दुकानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार जल्द एक विशेष पैकेज की घोषणा करने जा रही है। इसके लिए कुछ समय का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इकाई ने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ये बात पहुंचाई कि तुरंत हमें कम्युनिटी बंकर्स और इंडिविजुअल बंकर्स बनाने की आवश्यकता है। ऊपर से निर्देश आए और प्रशासन इस वक्त ग्राउंड पे ये काम कर रहा है कि हमने तुरंत इंडिविजुअल बंकर्स को बनाना है इस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में। अगर कभी भी इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है, कहीं पे भी हमें बंकर्स इतने सफिशिएंट होने चाहिए कि हमारे लोगों का नुकसान न हो। इसके लिए लोगों ने शुक्रिया किया, सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने, कि तुरंत इसमें सर्वे और एक्सरसाइज शुरू हुई है। दूसरा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने यह फैसला लिया था कि जितनी भी जाने गई है उनके घरों में एक एक नौकरी वहां पे मिलनी चाहिए। हालांकि जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उनका घर चले उसके लिए एक एक नौकरी, उसकी भी कवायद शुरू हो चुकी है और फाइल लगभग जीएडी में मुझे लगता है कि कल सबमिट हुई है। बहुत जल्दी इन लोगों को नौकरी मिलेगी और लगभग एसआरई के तहत जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो पैसा देती है वो लगभग डिसबर्स हो गया है। 6 लाख रुपया सबको मिला है। जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार भी उन जानों के उन घरों में लगभग 10 लाख रुपया दे रही है, ऐसा भी लगभग घोषणा हो चुकी है। जहां तक इंजर्ड हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार का जो निर्णय है उनको भी इस वक्त उचित राशि मिली हुई है। जो ये घर, जो स्ट्रक्चर्स, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स ध्वस्त हुए हैं या नुकसान हुए हैं, उसके लिए प्रदेश सरकार के पास कोई इस प्रकार का क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि हम एसडीआरएफ में जो 1,20,000 से अतिरिक्त कोई राशि दे पाए। उसके लिए लोग चिंतित थे, लेकिन हमारी इस कमेटी ने आश्वस्त किया है कि हमने एक रिकमेंडेशन भारत सरकार को आज लगभग सौंप दी है कि ऐसे पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में जितने भी घर गए हैं, मैं अगर छोटी सी एग्जांपल देता हूं तो सिर्फ पुंछ क्षेत्र में 690 घर तबाह हुए हैं। उड़ी में पूरे इस बारामूला के क्षेत्र में 534 हुए हैं। इस प्रकार से ले दे के 1,500 से 2,000 घर सारे नष्ट हुए हैं। इनके लिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इस टीम ने, विशेषकर जो ये विधायक दल पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में गया, हमने रिकमेंड किया भारत सरकार से कि कोई स्पेशल पैकेज देके नॉर्म से बाहर आके लोगों को घर बनाने के लिए उचित राशि मिले। और इन प्रिंसिपल हमें ये आश्वासन मिला है कि एश्योरेंस मिला है भारत सरकार से कि तुरंत ही
वो पैसा भी इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत इनके अकाउंट में आएगा, ताकि ये अपना जिंदगी को आगे बढ़ा पाए। जम्मू में नई बस्ती के इलाके में 39 दुकानदारों को आज एक बार फिर से दुकानें खाली करने के नोटिस या आदेश जारी कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि इन दुकानदारों ने कल यानी 27 मई तक दुकानें खोलनी हैं, जो आदेश जारी हुए हैं, जिसमें एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन के इस आदेश की कड़ी निंदा करते हुए अब एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। दुकानदारों और पूर्व पार्षद पवन सिंह के मुताबिक प्रशासन अपने वादे से मुकर रहा है और बर्दाश्त ऐसे किसी भी कदम को किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। दुकानदारों ने एक बार फिर से जहां उनको दूसरी जगह अलॉट करने या शिफ्ट होने के लिए नई बस्ती के इलाके में कहा गया था, इस पर रोष प्रकट किया है। लेकिन एक बार फिर से सरकार जो पिछला वादा जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी हुआ था, उससे मुकरती दिखाई दे रही है। इस सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज की टीम भी नई बस्ती के इलाके में पहुंची। गुलिस्तान न्यूज संवाददाता शिल्पा शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। हम चाहते हैं हमें जो जगह दिखाई गई हम चंद्रभागा वहाँ में जगह दे दे, हम खाली कर देंगे। हम नहीं कहते हम यहाँ। पिछली बार नोटिस लगाया गया था, तब बात हुई थी, लीडर्स के साथ बात हुई थी, तब क्या उसमें क्या नतीजा कहा था हम आपको दूसरी जगह देंगे दुकान की, तो उसके हमने कहा ठीक है। कहाँ पर दी गई? चंद्रभागा। अब क्या हुआ? वहाँ जगह जाके कमिश्नर सामने हम उसको हमने दिखाई, उन्होंने डिप्टी को सामने हमें बोला, हमने बोला ठीक है हमें ये जगह दे दो, हमें मंजूर है। लेकिन वो जगह ऐसे पर ये कुछ भी नहीं है, ये फिर बस गोल बात चलता रहा 3-4 महीने आज नोटिस लगा गए। सभी दुकानदार मान गए थे कि हम वहाँ पर सब मान गए। दुकान खाली करने के लिए तैयार थे, जगह छोड़ने के लिए तैयार थे। हमें आज दुकान लेकिन उसके बाद मना कर दिया कि वहाँ पर भी जगह नहीं मिलेगी। जगह नहीं दी। अब एक और नोटिस यहाँ पर लगा के ये कल के लिए कल खाली कर दो। आज ही नोटिस लगा है। कल बाजार बंद था, लास्ट सैटरडे था, और सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट की है, जिसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, डिवकम साहब, हमारे डीसी जम्मू, कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और आला अधिकारी रेवेन्यू के, हमें चंद्रभागा हॉल में, जहाँ म्यूनसिपलिटी का हॉल है, वहाँ पे ये दुकानें अलाट होनी थी, जो कि कमिटमेंट थी सरकार से। और ये भी कहा गया था कि पहले आपको वहाँ पे बसाएंगे, फिर यहाँ से आप खाली करेंगे। लेकिन यकायक यहाँ पे नोटिस आना और 2 दिन की मोहलत देना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ये परेशानी का सबब बन रहा है हमारे लिए। हमारी तो रोजी रोटी कोई और है नहीं है, यही रोजी रोटी है। आज पोजीशन से बात हुई है, क्या बात हुई? उनसे बात हुई है तो उन्होंने मसला हमारा बड़ा गंभीरता से सुना है, और कल 11 बजे हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जितने हमारे एमएलए साहिबान हैं वो यहाँ पे आएंगे। दुकानें बंद नहीं रहेंगी, दुकानें खुले ही रहेंगी, और अगर कोई ऐसी वैसी हरकत होती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो कल दुकानदारों के द्वारा क्या स्टेप जो है वो लिया जाएगा? बुलडोजर नहीं चलेगा यहाँ पे, कोई दुकानें नहीं टूटेंगी, पहले दुकानें देंगी। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हमसे कमिटमेंट हुई है। उसके सारा मीडिया, सच्चाई का चौथा स्तंभ, वो गवाह है। मैं पर्सनली पवन सिंह इस चीज़ के गवाही हूँ, और ये सारे दुकानदार भाई वहाँ मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में फैसला लिया गया कि आपको जम्मू में चंद्रभागा हॉल में ये 39 की 39 दुकानें बना के दी जाएंगी। उसका हम प्रीमियम भी लेंगे, उसका मिनिमम किराया होगा। स्मार्ट सिटी के तहत ये दुकानें वहाँ पे बनेगी, इससे बेहतर होंगी। हम भी इस डेवलपमेंट के आड़े नहीं आ रहे। कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में कई ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि समाज का काम हो, तो उनको देखना पड़ेगा। ये गरीब लोग हैं, इनके पास किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है, बेसहारा हो जाएंगे। कल प्रदर्शन दुकानदारों के द्वारा किया जाएगा, सब कुछ होगा यहाँ पे, लेकिन दुकानें खाली नहीं होंगी। जब तक इनको दुकानें वहाँ नहीं मिलती हैं, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। डोडा जिले में लोगों द्वारा कचरा फेंकने में उपयोग में लाए जाने वाले सरकारी जमीन के एक टुकड़े को खूबसूरत बगीचे में बदलने या तब्दील करने में एक स्थानीय युवक ने अपना अहम योगदान दिया है। फिरदौस अहमद भट्ट नाम के इस युवक ने इस जमीन पर बगीचा बनाने का प्रण लिया था, और अब प्रशासन की अनुमति लेकर उसने बाकायदा काम शुरू किया और सपना साकार कर दिखाया। खास बात यह है कि फिरदौस अहमद भट्ट अपने इस परियोजना पर अपनी जेब से करीब 2 लाख रुपए अभी तक खर्च कर चुका है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने भी उसकी पीठ थपथपाई है और हौसला अफजाई की गई। फिरदौस अहमद भट्ट ने डोडा में लोगों को, खासतौर से शहर या कस्बे को साफ सुथरा रखने के लिए भी आज अपील एक तरफ की, दूसरी तरफ इस योगदान के जरिए न केवल आह्वान दिया जा रहा बल्कि एक विशेष संदेश भी साफ सफाई को लेकर है। शाम के टाइम तो ये बहुत ही मतलब अच्छा व्यू रहता है, इस पे लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं, बहुत सारे लोग। वो डीसी साहब ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, वो कहा कि बहुत अच्छी चीज़ बनाई है हम आपने ये डीसी इसके अपना पुलिस लाइन गेट के बाहर,
तो ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है। अब मैंने जिस हिसाब से एक रिक्वेस्ट और की है, हमारे पास एक एरिया और खाली है नाले का, जो ये टोटल वेस्ट है। मैंने बोला डी साहब को रिक्वेस्ट की कि डी साहब हमें ये इस पे ना स्लैब डाल के दीजिएगा, ऊपर से स्लैब डाल देंगे इसके ऊपर, या तो हम इसको पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या तो या मार्केट के जो भी दुकानदार हैं हर एक के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं। मैसेज होगा किस तरह से उनको आगे आना चाहिए, जहाँ पे आपने एक कदम उठाया किस तरह से लोगों को भी इस बार कदम उठाना। देखिए मैं तो बोलता हूँ हर एक इंसान की अपनी अपनी जिम्मेवारी है। जहाँ भी मतलब मैं बोलता हूँ जिस भी लोकल बंदे के घर के बाहर कोई एरिया खाली है, वहाँ पे उसको वो ग्रीनरी कर दे, अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाए, अच्छे अच्छे ये पौधे लगाए, फूल लगाए, ताकि एक अच्छा शहर बने, खूबसूरत शहर बने। और ऐसे भी हम चनाब वैली के नाम से जाने जाते हैं, तो चनाब वैली का थोड़ा सा तो हमें चाहिए ना फिर वो भी। मूवमेंट कल की और राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से आज गौ तस्करी के खिलाफ जम्मू में संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया गया और सरकार से आह्वान किया गया कि ऐसे काम के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं और कानून बनाने की भी जरूरत है। मूवमेंट कल की और राष्ट्रीय बजरंग दल के मुताबिक गौ तस्करों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं और सरकार ने अगर ऐसी तस्करी को रोकने के लिए सक्षम कदम नहीं उठाए तो ये संगठन बड़े स्तर पर न केवल कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा बल्कि प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर तेज किए जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि अब इनके हौसले कुछ ज्यादा ही बुलंद होते जा रहे हैं, तो हमें सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। हम कठुआ से लेके बनिहाल तक पूरे रोडों के ऊपर जो है वो जाम कर देंगे। अगर हम चाहेंगे एक गाड़ी नहीं निकलने देंगे, लेकिन मैंने पहले भी कहा हम संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं, तो सरकार को इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाते हुए इन गौ तस्करों को, उन मीडिया चैनलों को बैन करना चाहिए जो प्रमोशन कर रहे हैं इनकी गाय माता की खरीद फरोख्त की। उसके साथ ही वो लोग इस प्रकार की घटनाओं को जो है वो बढ़ावा दे रहे, सभी को जल्द से जल्द उचित धाराओं के तहत बुक करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। अवस्था हम जम्मू कश्मीर में इकलौते सबसे ऊंचे पैदल चलने वाले पुल पर कभी भी गिरने का खतरा मंडरा रहा है। रियासी जिले के अरनास ब्लॉक में बने जलाओ पडर पुल की हालत बेहद खराब या बदतर होती चली जा रही है, जिसकी मुरम्मत ना हुई तो यहां कभी भी जानी नुकसान हो सकता है। करीब 500 मीटर ऊंचे पुल का निर्माण वर्ष 2016 में अंस नाले पर किया गया था और समय गुजरने के साथ साथ केंठी जलाव पर व पदर गांव को आपस में जोड़ने का काम ये पुल करता रहा। पुल से रोजाना लगभग 600 से 700 लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिसमें स्कूली बच्चे और महिलाएं या फिर मरीज भी शामिल हैं। इस पुल के गार्डर पूरी तरीके से टूट चुके हैं, जो कभी भी अंस नाले में समा सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द इस इलाके के अंदर इस मामले में संज्ञान लेने और ये भी आह्वान किया कि इलाके के अंदर जल्द से जल्द इसकी मुरम्मत या जरूरी काम शुरू किया जाए ताकि किसी बड़े जानी नुकसान या हादसे से बचा जाए। फिर गिरा था पुल, टूटा था, पता नहीं क्या हुआ। फिर 2 दफा आज मरम्मत दूसरे बार की गया है। फिर उसके बाद आज वो ढीला हो गया, उसका जो नट शट है वो ढीले हो गए, कुछ लोग ले गए, तो अब खतरा है लोगों को, बच्चों को, जो दुनिया पब्लिक चलती है। कोई 10-15 गांव हैं, कोई केंठी में बहुत आ गया, चांद, मोड़ा, मचोड़ी, जीज बगड़ी, थला, मेल वगैरह, लारनी, लडोटा, ठंडीकोट, चकली, गंचकली, चांद, दूसरा घमूरा, भल्ले, ठिल्लू, बरनेली तक आ गया हमारा इस एरिया का इलाके के लोग। मुसलो, थुरू, हमदर तक जो लोग हैं इनका चलन है वार पार। तो ये इतने लोगों का ये रास्ता है जनाब। में से ये होना चाहिए कि इसकी मरम्मत होनी चाहिए, इसके ऊपर बंदे होने चाहिए जो इसकी देखभाल करें। हर टाइम होना चाहिए बंदा, 1-2 बारी से जैसा भी वो डिपार्टमेंट कर सकता है इसकी हिफाजत और इसकी। थोड़ा सा खड़ा किया, नहीं तो ये बिल्कुल गिर गया था, सेंटर से टूट गया था। तो वहाँ पे नेट बोल्ट दोबारा लगवाए और साथ होकर कोई जेई या एई डिपार्टमेंट का कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी कोई भी हो, यहाँ नहीं डिपार्टमेंट इस पुल की ये निगरानी करता है। ये PWD डिपार्टमेंट है, डिवीजन रियासी, सब डिवीजन अरनास। तो कभी यहाँ नहीं आए वो, टैक्सी साहब तो आए ही नहीं है, तो कभी जेई तक जहाँ नहीं आए इस पुल पे। आपने खुद ही देखी इसकी क्या हालत है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी नेट बोर्ड से वो लगाए हैं आज सुबह। बिहार में इस साल के अक्टूबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनावों की चर्चा न केवल बिहार में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी होने लगी है। जम्मू कश्मीर में बसे बिहारियों को या
बिहार के जो प्रवासी हैं उनकी विधानसभा चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुहिम शुरू कर दी गई है और इस सिलसिले में बिहार से भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र शर्मा इन दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर डेरा जमाए हुए हैं, जिनने आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा सहित मंडल अध्यक्षों आदि के साथ बैठक कर बिहारी लोगों को चुनाव में उनकी कर्मभूमि से जन्मभूमि तक पहुंचाने के तौर तरीकों पर विशेष रूप से मंथन किया। राजेंद्र शर्मा ने मीडिया को बताया कि जम्मू कश्मीर में बसे बिहार के प्रवासी अपनी कर्मभूमि से एनडीए की अगुवाई वाली सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर एक वोटर अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। हम लोगों का प्रयास है कि जिस जिस जिला में हमारे जितने भी लोग हैं उनको किस तरह से यहाँ से बिहार ले जाया जाए और बिहार और जम्मू का जो संबंध है, पुराना संबंध है, इसको साथ में रखते हुए और किस तरह से कर्मभूमि से जन्मभूमि की ओर चलना है। थ्रू आउट है, एक ही मिशन है कि हम लोगों के अक्टूबर में बिहार में चुनाव होने वाला है। मेरा प्रयास रहेगा कि बिहार के जितने भी लोग हैं हम उनसे आग्रह निवेदन करेंगे कि अक्टूबर में बिहार में चुनाव में सम्मिलित हों और उसी पर मेरा कार्यक्रम चल रहा है। जितने भी बिहार के लोग हैं उनसे मिलकर जुल करके और सीधा संवाद एक ही संवाद है कि अपना एक एक मत जिनका भी वहां वोटर आई कार्ड में नाम है मतदान के करें और वहां एनडीए की सरकार बनाने के लिए एनडीए को मजबूत करें। जम्मू संभाग के रियासी जिला मुख्यालय के साथ लगते पर्यटन स्थलों को विकसित होने की उम्मीद एक बार फिर से प्रबल हुई है। आज सांसद जुगल किशोर शर्मा ने विधायक कुलदीप राज दुबे के साथ जिले के कई पर्यटन स्थलों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद व विधायक ने कटरा मार्ग पर स्थित सुला पार्क, बरादरी, चिनाब दरिया, इसके अलावा सियाड़ बाबा और ध्यानगढ़ के डैम टॉप सहित शिवखोड़ी और आसपास के इलाकों का दौरा किया। इस दौरान सांसद और विधायक ने अधिकारियों के साथ इन जगहों पर पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए तौर तरीकों पर मंथन करने के साथ साथ स्थानीय लोगों से भी उनके जरूरी सुझाव लिए। उनने अधिकारियों को इन सभी जगहों पर विशेष रूप से विकसित करने के लिए योजना तैयार करने के दिशा निर्देश जारी किए ताकि इस मुहिम को हकीकत में बदला जा सके। टूरिज्म को बढ़ावा देना और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो इस क्षेत्र में आए और जो भी हमारे अच्छे अच्छे स्थान है उनका कैसे विकास हो, चाहे वो सूला पार्क हो, चाहे वो बाराबर्दी हो, बारादरी हो, उसके बाद गुप्त काशी हो, अब ये सियाड़ बाबा हो, इसके बाद आगे जो स्थान है हमारा चनखा हो, उसके अलावा भी कई बहुत सारे स्थान है। बहुत बड़ा एक स्कोप है हमारे इस क्षेत्र में। कुलदीप राज दुबे जी की एक सोच है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम सब विभागों को साथ लेकर इस क्षेत्र के विकास के लिए आए हैं ताकि टूरिज्म भी बढ़े और नौजवानों को रोजगार भी मिले। भाई किसी की जान ना जाए उसके तो प्रयास रहने ही चाहिए। और रही बात कि भाई सरकार ने कुछ क्षेत्र वर्जित किया है जाने के लिए, वो उसका एक तोड़ जो है वो अपने कुलदीप राज दुबे साहब ने निकाला है। एक स्थान इन्होंने तय किया है ताकि जहां पर एक छोटी झील भी हो, पार्क भी हो और जो सुविधाएं लोगों को। पीर पंचाल खिते में अधीन आने वाले राजौरी और पुंछ जिलों के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी से होने वाले नुकसान का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर जम्मू के अंदर आम आदमी पार्टी ने आज प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने पाकिस्तानी गोलाबारी से मारे गए लोगों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देने की सहित अन्य मांगों को लेकर भी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सफीर चौधरी ने प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए उन लोगों को 20 से 25-25 लाख रुपए कर मुआवजा देने की मांग की जिन्होंने अभी तक विशेष रूप से पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलाबारी में नुकसान उठाया है या जिनके घर और मकान ध्वस्त हो चुके हैं। सफीर चौधरी के अनुसार पाकिस्तानी शेलिंग या गोलाबारी से प्रभावित हुए लोगों को जो मुआवजा दिया जा रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। डिमांड्स हमारी ये सबसे पहले कि जो हमारे शहीदा हुए उन शहीदों को शहीदों का दर्जा दिया जाए। क्यों ना दर्जा दिया जाए? क्यों अगर ये इस तरीके से जो है सोतेला व्यवहार जो है हमारे खासकर पीर पंजाल रीजन के लोगों के साथ किया जाता है, ये बंद करे सरकार और शहीदों का दर्जा दे जितने भी हमारे शहीद हुए हैं। उसके बाद
जितने लोग शहीद हुए हैं कम से कम कंपनसेशन की डिमांड आप 20 लाख रुपए की करते हैं। कम से कम आप किसी की जान की कीमत नहीं दे सकते हैं, कोई सरकार, कोई आप में से, हम में से नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम उनका जो है अपना घर बार चलाने के लिए जो लोग उनके परिवारों के बच गए उनके कम से कम 20 लाख रुपए की कंपनसेशन दी जाए। आपने 6-6 लाख रुपए दे के उसके बाद आप बस टन गोपाल उसके बाद कुछ बात ही करने के लिए राजी नहीं है, ये हम नहीं चलने देंगे। और साथ ही साथ हम डिमांड करते हैं जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है कम से कम 25 लाख रुपए की कंपनसेशन। भाई 25 लाख से नीचे आज 2 कमरे का घर भी नहीं बनता है, कच्चा घर है किसी का, कम से कम 20 लाख की कंपनसेशन। आप बताइए पक्का घर कौन सा जो है डुप्लेक्स लोगों के डबल स्टोरी मकान बने हुए। फाइनल कट में मेरे साथ बस इतना ही। समय छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का एक और बुलेटिन।